आजादी क्या है आपके लिए? Without any hesitation, if I am comfortable, if I am free to take a breathe now, it's a आजादी। 78 इयर्स जैसे हुए हैं तो आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे होंगे, आपको लगता है चेंजेस आ रहे हैं? आप एक गिलास पानी लीजिए सर, ठीक है, उसको आधा भरिए और उसको थोड़ी देर पिक करके रखिए, ठीक है ना, ऐसे अपने हाथ में रखिए, तो आप देखेंगे कि उसको आप पिक कर पा रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ में पेन होने लग गया। अगर मैं बात करूं कि मैं किसी से पूछता हूं कि 4 से 5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम दे दो, वो महात्मा गांधी से लेके 3-4 नाम ज़्यादा से ज़्यादा बता देंगे। डिटेल में पूछोगे तो उन्हें कुछ नहीं पता है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। कि वो चाह कर भी जान नहीं पा रहे, वो जान नहीं पा रहे, या सेकंड वर्ड्स में ये बोले कि हम उन तक डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब का ही ये संबोधन था सभी के लिए, सोचो सभी की यारो, मेरा देश फिर बढ़ेगा, हारेगा ये कोरोना, मेरा देश फिर चलेगा। तो यहाँ पे सोचो सभी की, तो हम सभी की तब सोचेंगे पहले जब मैंने करेक्ट किया हुआ है। एक मकान क्या होता है और एक घर क्या होता है? देखिए, जो मकान आप बना रहे हैं ना, देखिए इसमें हो सकता है इमोशनल फैक्टर हो, ठीक है, एक्चुअल में वो घर है, जब आप किसी से ले रहे हो ना तो वो मकान है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। इन पॉडकास्ट के जरिए हमारा उद्देश्य यह रहता है कि हम ऐसे विषयों पर बात करें जो आपके दिल को छुएं और आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज का टॉपिक रियल एस्टेट के रिगार्डिंग है। रियल एस्टेट में हम लोगों ने सुना होगा अक्सर कि मकान क्या होता है, घर क्या होता है। मकान होता है जो एक ईंट पत्थरों का ढांचा होता है, वहीं घर वो होता है जो इमोशन से बनता है, लोगों से बनता है। और इस बारे में बहुत सा डिटेल डिस्कशन करेंगे आज हमारे गेस्ट के साथ, जिन्हें 15 से ज़्यादा करीबन वर्षों का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में। और उनकी खास बात यह है कि वो रियल एस्टेट को स्टोरी टेलिंग के थ्रू, फेस्टिवल्स के थ्रू सेलिब्रेट करते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट रहेंगे दीपक मदान जी, और करेंगे उनसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब रियल एस्टेट के ऊपर और 15 अगस्त के ऊपर। पूरा देखिएगा। मिस्टर दीपक मदान, क्या हाल है आपके? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताएं कैसे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत टाइम लगा दिया आपने पॉडकास्ट में आने के लिए हमारे पास। बस सर, थैंक यू सो मच। वो वही कहते हैं ना कि सर, जो समय लिखा होता है किसी भी चीज के होने का और किसी से मिलने का, तो आज वो समय लिखा था और आपसे मुलाकात हुई। तो सर, इंडिया बहुत जल्द ही 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एज वेल। सेम टू यू सर, सेम। आजादी क्या है आपके लिए? सर देखिए, मैं तो एक चीज मानता हूँ सर, जहाँ पे हम देश की आजादी की बात करते हैं ना, वहां पे एक चीज आती है कि विदाउट एनी हेजिटेशन, इफ आई एम कंफर्टेबल, इफ आई एम फ्री टू टेक अ ब्रीथ ना, इट्स आजादी। बट अगर आज मैं आज के कल्चर की बात करता हूँ तो बहुत सारी आज़ादी आती हैं, ठीक है, बहुत सारी बाउंडेशंस आती हैं, ठीक है। वी ऑल हैव टू फ्री फ्रॉम दैट बाउंडेशंस। बाउंडेशन किस चीज़ की होती है? रीति रिवाज की बाउंडेशन हो सकती है, ठीक है, खुद की बाउंडेशन हो सकती है, विचारों की हो सकती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं बाउंडेशंस। तो वहां से अगर हम लोग अपने आप को जब फ्री मानते हैं ना, तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक्चुअल आज़ादी है, एंड दैट रियल फ्रीडम कैन गिव यू अ स्पार्क, पुश टू डू समथिंग, ठीक है ना। तो वहां पे आप अपने जीवन में कुछ एक एम बना पाते हैं कि यस मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो इन माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज रियल फ्रीडम व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम एवरी बाउंडेशन। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, बस। 78 इयर्स जैसे हुए हैं तो आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे होंगे, आपको लगता है चेंजेस आ रहे हैं? देखो, जैसे जैसे साल, 2 साल, 3 साल, 7-10 साल निकल रहे हैं, वैसे वैसे देखो सर, चेंजेस भी आ रहे हैं सर। मेरा देश बदल रहा है सर, ठीक है, और बदलते देश में कहीं ना कहीं जब समय बदलता है ना, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है। कैसे चीजों में बदलाव आता है? आपकी अपने थॉट प्रोसेस में आता है, ठीक है, विचारधारा में आता है, आपके रीति रिवाज में आता है, आपकी हर उस एक्टिविटी में आता है जो चीज आपको लगता है कि यार मैंने लास्ट ईयर नहीं की, अब मुझे करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक बदलाव आपको पुश करता है कि मेरे को क्या अलग से कुछ करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आजाद होने का ना एहसास कराती हैं कि मैं आजाद हूँ, ठीक है ना। चाहे वो एक मेंटालिटी भी लगा लो, वो भी हो सकती है। कई ये विचार ऐसे होते हैं जो आपको एक जगह पर रोक कर रखते हैं, ठीक है। जब आपको लगता है कि यार मैंने खामखा उनको कैरी कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और इसके जरिए मैं एक बहुत अच्छा सा आंसर भी देना चाहूंगा जी। आप एक गिलास पानी लीजिए सर, ठीक है, उसको आधा भरिए और उसको थोड़ी देर पिक करके रखिए, ठीक है ना, ऐसे अपने हाथ में रखिए, तो आप देखेंगे कि उसको आप पिक कर पा रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ में पेन होने लग गया, तो आप उसी गिलास को दोबारा देखिए,
वेट वही, गिलास वही, वाटर की जो क्वांटिटी थी वो भी वही, बट फिर भी आपने जब उसको समय दिया, ठीक है ना, तो आप ही के अपने ही हाथ में वेट जो है ना पेन होने लग गया। तो कई बार कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में रिक्वायर नहीं करती हैं, हमारे जीवन को नहीं चाहिए, बट खामखा हम उसको कैरी करके रखते हैं। दिस इज आल्सो एक बाउंडेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। जब आप उससे फ्री होते हैं, यहाँ पे फिर मैं आजादी का वर्ड बोलूंगा, आजाद होते हैं ना, तो आपको लगता है वो पेन भी खामखा था, ठीक है ना। सो इस पेन को आप किसी भी एंगल से ले सकते हैं सर, कि कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है जो आपके दिमाग में है जो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। आपकी कोई रीति रिवाज है, कोई फैशन है आपका जो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आप उसको कैरी करके घूम रहे हैं सर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें आजाद होने की जरूरत है, और हम हो भी रहे हैं, खुद से एक्सपीरियंस करके, दूसरों का एक्सपीरियंस लेके, सोसाइटी को देखकर, नेशन को देखकर, कुछ अपने आसपास के कुछ कैरेक्टर्स को देखकर, तो बहुत सारी चीजें हैं सर। सो आज़ादी के मायने मैं एक चीज बोलूंगा सर, जितने लोग हैं ना उतनी ही आज़ादी के मायने, क्योंकि इस आज़ादी को दिलवाने के लिए जितने भी लोगों ने अपनी जान दी है ना सर, मुझे नहीं लगता कि उनकी काउंटिंग 1, 2 या फिर सैकड़ों में भी है जी। बहुत लंबी तादाद है सर उनकी, ठीक है ना। तो उनके लिए अश्रु नमन बहुत है, और वो सिर्फ इसी वजह से है कि जो आज हम बात भी कर पा रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल देम सर। तो अ ग्रेट सैल्यूट टू यू, फर्स्ट माय नेशन, एंड देन एवरीवन जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन, बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया अपना इस देश को आजाद कराने में, ताकि हम एक अच्छी सी सांस ले पाए। तो यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हम घर की छत पे जाके सोया करते थे, तो पेरेंट्स बोला करते थे कि ये जो आजादी की उसमें हम रह पा रहे हैं ना, और इतनी आजादी से हम रात को सो पा रहे हैं, तो इसके पीछे किसी ने अपनी खून की बलिदानी दी है, अपने जीवन का बलिदान दी है, ठीक है ना। कई माएँ हैं जिन्होंने अपने पुत्र खोए हैं, कई बहनें हैं जिन्होंने अपने भाइयों को खोया है, ठीक है। किसी ने अपने पति को खोया है और किसी ने अपनी पत्नी को खोया है, तो खोया ही खोया है सिर्फ एक आज़ादी को दिलवाने के लिए। तो हमारे को भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़ने की जरूरत है, जो हमारे जीवन में मायने नहीं रखती हैं। तो एक्चुअल मायने में उस फ्रीडम को हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अपने जीवन में, एंड देन उसी को फिर हम आगे एज अ लीगेसी ट्रांसफर भी कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन भी है सर। एग्जैक्टली, ठीक है ना। आपने आजकल की जनरेशन में देखा होगा कि फ्रीडम के बारे में बहुत डिफरेंट ओपिनियंस होता है। अगर मैं बात करूं कि मैं किसी से पूछता हूं कि 4 से 5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम दे दो, वो महात्मा गांधी से लेके 3-4 नाम ज्यादा से ज्यादा बता देंगे। डिटेल में पूछोगे तो उन्हें कुछ नहीं पता है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। आप किस तरीके से चीजें देखते हैं, पहला सवाल ये, और क्या लगता है कि इंडिया का जो जनरेशन है ये वाला, ये चीज समझ पाएगा आज़ादी का असली मतलब? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं न्यू जनरेशन के बारे में ना हमेशा एक चीज बोलता हूँ सर, कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है जी, उनको काफी चीजों के बारे में पता भी नहीं है सर। ट्रू। और इसे देश का दुर्भाग्य लगा लो, या फिर ये लगा लो कि आज का समय ऐसा है कि वो चाहकर भी जान नहीं पा रहे, वो जान नहीं पा रहे, या सेकंड वर्ड्स में ये बोले कि हम उन तक डिलीवर नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत किसने की थी, ठीक है, तो मंगल पांडे ने की थी, ठीक है। उसके बाद राजगुरु हैं, भगत सिंह है, सुखदेव हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग बने हुए हैं, जिनको अगर आप सुन लो तो देशभक्ति की भावना आपके मन में, जहन में चरम सीमा तक आ जाती है सर, ठीक है ना। और आपको लगता है कि नहीं, वाकई में इस गीत में जितना दर्द है, ठीक है ना, तो उस एक्चुअल दर्द को जिन्होंने सहा होगा, वो लम्हा, वो पल, वो कैसा रहा होगा, ठीक है ना। तो नई जनरेशन को हमें वाकई में समझाने की जरूरत है, और यही वो वजह है कि मैं फेस्टिवल्स को बहुत प्रमोट करता हूँ सर, ठीक है। इट इज द वे वेयर यू कैन एजुकेट टू समवन कि एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या। 15 अगस्त इज नॉट 15 अगस्त सर, इट इज फ्रीली 15th अगस्त, वेयर वी कैन जहां पे हम बिना झिझक के आजादी की सांस ले सकते हैं सर, ठीक है ना। हम वो मायने बता सकते हैं कि जहां पे हम एक सांस लेने के लिए भी ना हमारे ऊपर बंदिश थी, ठीक है ना। अगर एक पानी की बूंद भी पीनी है तो उसकी भी बंदिश थी, खाने की भी बंदिश थी, हर चीज की बंदिश थी। तो एक ऐसे माहौल से अगर हम निकल के आए हैं ना, तो उस आजादी की कल्पना, ठीक है ना, जितनी खुशनुमा है, उस बंदिश का एहसास भी ना
बहुत पेनफुल है सर। एंड मैं सर ये भी मानता हूँ कि ऐसा नहीं है, हर देश तो परफेक्ट नहीं होता, बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है जो भारत देश को भी चाहिए, लेकिन फिर भी जो खूबसूरत वर्ष गए हैं 78 ईयर्स जो भी गए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, हर सरकार ने आके कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। सवाल ये है कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों पर जाना चाहिए और क्या क्या सिविक सेंस में हमारी कमी आ रही है या कहाँ कहाँ हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। देखिए सर, मैं यहाँ पे अगर मैं बीजेपी गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास जी, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा जितना मुझे समझ आता है इसका मीनिंग। इफ एवरीवन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट माई सेल्फ ना जी, मेरा देश बदलेगा सर। ठीक है, मेरे को इसके ऊपर एक लाइन याद आती है, और ये व्हेन कोविड वाज देयर, ठीक है, इन द ईयर 2020, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब का ही ये संबोधन था सभी के लिए। सोचो सभी की यारो, मेरा देश फिर बढ़ेगा, हारेगा ये कोरोना, मेरा देश फिर चलेगा। तो यहाँ पे सोचो सभी की, तो हम सभी की तब सोचेंगे पहले जब मैंने करेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं सही हूं मैं तभी सही कर पाऊंगा आपको। exactly. अगर मैं गलत हूं तो मैं आपको सही कर ही नहीं पाऊंगा। एक सही व्यक्ति ही, कहते हैं ना, एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। एक सही व्यक्ति सही देश का निर्माण कर सकता है। तो इसमें क्या है सर, कलेक्टिव वे में हम सभी देशवासियों को के कंट्रीब्यूशन की उम्मीद नहीं कर सकते। हम उम्मीद ये कर सकते हैं पहले मैं ठीक है ना। अगर मैं आपको कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आप करो, तो पहले मैं करूँ, पहले मैं करूंगा तब आप करोगे। तो तभी ये चीज है कि हारेगा ये कोरोना, मेरा देश फिर चलेगा। तो वहां पे हारेगा कोरोना वो उस टाइम की बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, हारेगी बेरोजगारी, हारेगा भ्रष्टाचार, ठीक है ना, हारेगी अनेकता, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे को उन सभी चीजों को जब कलेक्टिव वे में लेके आना है, एकता को लेके आना है, रोजगार को लेके आना है, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे देश में भ्रष्टाचार ना हो, उस मूवमेंट को लेके आना है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को अपने आप को प्रिपेयर होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इस नजरिए से देखता हूं सर। दीपक सर, आप ऐसे पहले रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं जिसने मकान और घर में डिफरेंस समझाया है। मैं अपनी ऑडियंस को दोबारा से चाहता हूं कि आप फिर से बताएं, एक मकान क्या होता है और एक घर क्या होता है। सर देखिए, अगर मैं अपनी रियल एस्टेट जर्नी की बात करता हूँ ना, तो मैं पीछे 15 साल से रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ, और पीछे 1 साल से मैं अपनी फर्म चला रहा हूँ द स्टेट टॉप सॉल्यूशंस के नाम से, फरीदाबाद में जी। तो यहाँ पे मैं एक ये चीज कहना चाहूंगा सर, देखिए जो मकान आप बना रहे हैं ना, देखिए इसमें हो सकता है इमोशनल फैक्टर हो, ठीक है, एक्चुअल में वो घर है। जब आप किसी से ले रहे हो ना, तो वो मकान है, ठीक है ना। अब यहाँ पे किसी से ले रहे हो तो मैं बात करूंगा डेवलपर्स की, बिल्डर्स की, ठीक है, आपने बिल्डर फ्लोर लिया या डेवलपर का अपार्टमेंट लिया, ठीक है, तो आप घर आप उसको बनाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए, घर बनाने के लिए आपको सर देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्टोरी टेलिंग। और ये स्टोरी टेलिंग मैंने क्यों इंट्रोड्यूस की है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। अगर आप मैं इसको इलैबोरेट करूंगा और आप पूरा जानेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा सर। ये एक स्लोगन है कि एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी होम मेक्स अ स्टोरी। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या हुआ सर? चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप सर, अगर मैं 1 या 2 डिकेड पहले की बात करता हूँ, सो देयर वाज अ सीरियल, एकता कपूर का सीरियल था, और सीरियल का नाम था कहानी घर घर की। exactly, yes. तो व्हाट डज इट मीन बाय कहानी घर घर की? इसका मतलब घर है तो कहानी है। इट मीन्स आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि मैंने स्टोरी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली क्या है, जो चीजें हम जानते थे बट वो हम जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमसे पीछे रह गई, बस उनको पकड़ के थोड़ा सा कैरी, उनको पिक करके ना, उनको उनके साथ जोड़ा है, अटैच किया, अलाइन किया, अलाइनमेंट की है उसकी, ठीक है ना। तो और दूसरा मेरा ये मानना है कि सर, जो घर होता है ना, घर, लोग कभी भी घर नहीं खरीदते सर, लोग कहानी खरीदते हैं सर। लोग घर नहीं खरीदते सर, लोग कहानी खरीदते हैं सर। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे घर की एक अच्छी स्टोरी बना सकता है सर? ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ सर, ठीक है, आप जिस घर से निकले और कल आप सफल हो गए, ठीक है, तो आपकी कहानी आप तो सुनाओगे लेकिन दुनिया दोहराएगी, ठीक है ना। सो दैट ऑल्सो मेक्स अ स्टोरी, ठीक है। दूसरा, मैंने अभी एक चीज बोली थी कि लोग घर नहीं सर, लोग कहानी ही खरीदते हैं, और सर ये एक्चुअल है, लोग कहानी ही खरीदते हैं, ठीक है। अगर मैं, चलो सर, एक नमक की बात करता हूँ सर, टाटा, इसकी टैगलाइन क्या है सर? देश का नमक। अब ये क्यों इतना मार्केट में बिकता है सर? अब लोग लेने से पहले सोचते हैं देश का नमक,
ऐसा क्या है इस नमक में? देश का नमक, सेल ज्यादा है उसकी, ठीक है। आप अमूल ले लो, द टेस्ट ऑफ इंडिया, क्यों बिकता है? ऐसा क्या टेस्ट है? इंडिया का टेस्ट है, मैं भी लूंगा उसे। सो द पीपल आर नॉट बाइंग अमूल और द पीपल आर नॉट बाइंग टाटा, पीपल आर बाइंग देश का नमक, पीपल आर बाइंग द टेस्ट ऑफ इंडिया। सो लोग कहानी खरीदना पसंद करते हैं सर। हर व्यक्ति जो घर लेता है वो चाहता है कि मेरे भी घर की कहानी बने, ठीक है ना, और वो अच्छी फॉर्म में बने, ठीक है, जिसको दोहराया जा सके। कहानी वही जिसे दोहराया जा सके सर, ठीक है, क्योंकि स्टोरीज भी सर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, जैसे हर चीज का फैक्टर है। तो नेगेटिव स्टोरी का कोई फायदा नहीं है सर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को डाउन नहीं करती है, ठीक है। बट अगर आपने घर, आपकी स्टोरी पॉजिटिव है, ठीक है, आपने घर लिया तो आपकी आगे स्टोरी भी पॉजिटिव ही बनेगी। और यकीन मानिए सर, वो कहते हैं ना कि ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। वो कोई कौन है? द पीपल दे आर लुकिंग एट यू, जो आपको देख रहे हैं सर, वही आपकी स्टोरी दोहराएंगे सर, ठीक है ना। अपनी स्टोरी आप खुद ही बोलोगे, अगर आप खुद ही अपना बखान करोगे तो वो एक बार कर सकते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है ना। बट एवरी टाइम अगर आप चाहते हो कि वो स्टोरी सुनाई जाए, वो दोहराई जाए, तो वो स्टोरी, मेक श्योर योर स्टोरी शुड बी करेक्ट इन एवरी मैनर, ठीक है ना। वो फेवर में हो आपके घर के लोगों के, आपके आसपास के लोगों के, आपके सोसाइटी के लोगों के, आपके देश के लोगों के, ठीक है ना। तभी उस स्टोरी भी एक टैगलाइन बनेगी कि यस, ये स्टोरी दोहराई जाएगी। सो दैट मेक्स अ रियल सेंस, दैट मेक्स अ रियल होम, दैट मेक्स अ ड्रीम होम, जिसे लोग बोलते हैं ना। डेवलपर्स देखो कितनी मार्केटिंग करते हैं, मेक योर ड्रीम होम, ठीक है ना। तो वो ड्रीम होम तभी बनता है जब उसकी आप एक स्टोरी बना पाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। पसंद इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि ये चैप्टर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बट वो जैसे अभी हम लोग अभी कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे जनरेशन टू जनरेशन की, भाई अगली जनरेशन जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगी इन सब चीजों में। तो स्टोरीज इसलिए उनको जो है ना डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी से चीजें याद रहती हैं सर। कब ये रियलाइज हुआ आपको कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम रियल स्टेट में इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों चीजों को? और जितना मैंने देखा, आप फेस्टिवल्स को लेके भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बिल्कुल, वेदर इट इज 15th ऑफ फेस्टिवल इज आल्सो मेक्स अनदर स्टोरी सर। एग्जैक्टली, एक स्टोरी वो है और फेस्टिवल से भी एक स्टोरी बनती है। एंड आई थिंक इंडिया इज ए कंट्री जहां पे फेस्टिवल सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज होते हैं। यस यस यस, कल्चर को लेके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहती है। तो कब ये चीजें लगी कि शुरू करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगा सर, जैसे आज के सिनेरियो में सर देखो हमारे सराउंडिंग क्या रहा है, व्हाट्स बीइंग हैपनिंग सराउंडिंग वी पीपल, ठीक है। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे सर। देखिए, एक लड़की के लिए ना सर, माँ बाप का शुरू से एक सपना होता है कि लड़की बड़ी होगी, इसका घर बसाएंगे, घर बसाएंगे। वहीं से घर बसने की शुरू एक जो होती है ना, वो कहानी शुरू होती है, एक ड्रीम शुरू होता है माँ बाप का, कल लड़की बड़ी होगी, घर बनाएंगे। और आज मैं देखता हूँ अभी बीच में एक चैप्टर भी बड़ा, स्टोरी बड़ी हाईलाइट हुई थी कि जिसमें एक पत्नी ने ही अपने पति के जो है 15 टुकड़े कर दिए। तो व्हाट डज इट मीन? जब घर का सपना बचपन से ही था, ठीक है, तो आज ऐसा क्या हुआ? इट मीन्स हमारे प्यार, हमारे लव, हमारी अफेक्शन के ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो इतनी हावी हो जाती है कि आप इमोशन को भी वैल्यू नहीं दे पा रहे। एग्जैक्टली, ठीक है ना। आज मैं देखता हूँ सर, बचपन में मैंने एक चीज सुनी थी सर, नखून कभी मांसों से जुदा नहीं होता। आज भाई भाई से लोगों ने भी मिन नहीं लगा रहा। क्या लोग ये नहीं जानते कि राम और भरत की क्या कहानी थी, कैसा प्रेम था भरत का? क्या लोग भाई भाई की मिसाल को भूल चुके हैं, जो आज भाई और भाई अलग हो रहे हैं? तो ये जब चीजें देखी, मतलब इसके अलावा एक और एग्जांपल, जिस माँ बाप ने बच्चों को पैदा किया, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। मतलब ये सब चीजें क्या हो रही हैं? ये अनवांटेड चीजें हैं जो सोसाइटी को उठने नहीं देती हैं सर। And I think we are failing as a society, of course. So as a society, we are going down. हम नीचे जा रहे हैं सर। एंड आई थिंक कि इन सब चीजों की करेक्शन होनी चाहिए। और फिर वही मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा सर, ये करेक्शन है कैसे होगी? ठीक है ना, वो बात आती है ना सर, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, यस हम करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं करूंगा। देश की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा तो मेरे को देख के कोई अपना हैंड रेज करेगा सर। सो फर्स्ट इनिशिएटिव आई विल टेक, ठीक है, उसके बाद फिर कोई दूसरा मेरे को देख कर लेगा। तो हम करेंगे, इट्स गुड, बट उससे पहले मैं ये बोलूं कि मैं करूंगा ना तो सभी करेंगे।
तो मेरे को इनिशिएटिव लगा कि नहीं, मेरे को घर के ऊपर स्टोरीज बनानी चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं सर, मैंने इंदौर में एक हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो मैंने बेचा जस्ट बिकॉज ऑफ किसी ने मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पढ़ी थी, 2 भाई की स्टोरी सुना रहा था मैं, कि भाई का कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है, ठीक है ना। एक भाई ने बोला कि मेरे को भाई चाहिए, मेरे को कोई दौलत नहीं चाहिए, मेरे को माँ बाप से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, मेरे को मेरा भाई चाहिए बस। तो ऐसी स्टोरी किसी ने इंदौर में देखी, मेरी वायरल हुई, और उन्होंने हमसे, मतलब एक हमारे बीच में ट्रांजैक्शन भी हुई। आई एम नॉट पोस्टिंग ऑल दिस कि हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो, आई एम पोस्टिंग फर्स्ट कि एक मैं पॉजिटिव और एक अच्छा मैसेज दे पाऊँ। And that's all what matters. Yes. इंसान जाते जाते अपनी जिंदगी में यही देखता है कि उसने पैसे कमाने से ज्यादा कितने इमोशंस के साथ वो सही तरीके से निभाए, उसने रिश्ते कैसे निभाए, इमोशनली वो कितना स्टेबल था चीजों के साथ। सर ये चीज जो हम देख रहे हैं आजकल, जैसे ये आपने जो स्टोरी बताई थी, मेरठ की स्टोरी आप बता रहे हैं, बहुत से शहरों में कहानी हम देख रहे हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज में भी हम देख रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ अर्बन कॉन्सेप्ट है या ये रूरल एरियाज में भी उतना ही प्रेवलेंट है? सर देखिए, जहाँ तक एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो आ तो सर अर्बन में ही रहे हैं, ठीक है, बट रूरल में भी ये चीजें आप देखने को मिल रही हैं सर, ठीक है। भी शायद अर्बन में इसलिए क्योंकि हाईलाइट और न्यूज मीडिया इतनी रहती है। बिल्कुल, बट अब रूरल में भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और दूसरा देखिए, मैन इज अ मिक्स ऑफ सेंटिमेंटल्स, ठीक है ना। चलो वहां नहीं भी है तो स्टोरी इसलिए भी है कि वहां क्रिएट ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वहां क्रिएट होंगी और हम फिर कोई स्टोरी कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे और फिर कोई उसको देखेगा और मोटिवेट होगा, नहीं सर, ठीक है ना। फीलिंग को भी एक्सपोज होने में ना टाइम लगता है। वंस यू रीड द स्टोरी, ठीक है, वो आपको लगता है कि यार ये स्टोरी कहीं ना कहीं मेरे से, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। हम किसी का पोस्ट पढ़ते हैं, वो लगता है कि ये हमारे से कनेक्टेड है, किसी की स्टोरी बड़ी लगता है हमारे से कनेक्टेड है, मूवीज देख लेते हैं, हमें कनेक्शन फील आता है कि इसका कैरेक्टर हमसे रिलेट कर रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, तो दोनों ही जगह बराबर है सर, ठीक है। और अगर मान लो एक जगह पे कम और एक जगह पे ज्यादा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे ज्यादा है वहाँ करेक्शन होगी, और जहाँ पे नहीं है वहां पे ये चीजें हो सकता है शायद हमारा कंट्रीब्यूशन रहे कि ऐसी चीजें ना पे आए लोग रिलेशन। सर देखिए, आपने रानी सती के बारे में सुना है, जो अपने पति के लिए अपनी भी जान दे दी थी। सो दिस इज अ वंडरफुल ग्रेट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। जीवन ऐसा होता है सर। अगर मैं भरत की बात कर रहा हूं तो भरत का प्रेम आज एग्जाम्पल है सर सभी के लिए। वी हैव टू लर्न दैट प्रैक्टिस, हमें वो देखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना। तो देखेंगे समझेंगे तभी। मैंने क्या बोला सर, एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। एक स्टोरी भी आपका सर घर बना सकती है सर। एक घर तो स्टोरी बनाएगा आपकी, बट एक स्टोरी भी आपका घर बना सकती है सर। क्या लोगों की जरूरत है उस कहानी को बनाने के लिए? बिकॉज आज की जनरेशन बहुत अकेला रहना प्रेफर करती है, बट वो भी ऐसा कहती है कि मैं घर पे नहीं, मैं मकान में नहीं, मैं घर में रहता हूँ। आपका क्या ओपिनियन है? सर देखिए, मेरे को इतना पता है सर, मैं बचपन में हमने 2 स्टोरी हम सभी ने पढ़ी होगी, आपने, मैंने, हमारे ऑडियंस ने, सभी ने। एक यूनियन इज स्ट्रेंथ और एक थर्स्टी ग्रो, ठीक है ना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्स्टी ग्रो, आपके मन में क्या आया? अ क्रो, स्टोन्स, अ जग, हाफ जग ऑफ वाटर। उसने क्या किया मैंने अभी नहीं बताऊंगा, सबको पता चल गया, ठीक है ना। पिकिंग द स्टोन्स एंड पुटिंग इनटू इन द हाफ जग ऑफ वाटर एंड वाटर इज कमिंग अप एंड यू हैव टू एंजॉय द वाटर एंड आप अपनी थर्स्ट बुझा लीजिए। तो यूनियन स्ट्रेंथ में क्या था? यूनियन स्ट्रेंथ में क्या था? एक पिता को ये लगा कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ अपने बच्चों को ये सिखाने के लिए कि भाई एकता क्या होती है, यूनियन स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। बट उसको लगा मैं कैसे सिखाऊं, तो सिखाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल उन्होंने ये लिया कि जाओ अपना खेत में यहाँ पे लकड़ियां पड़ी हैं, लेके आओ, अपनी अपनी लकड़ी तोड़ो। सबने तोड़ दी। बाद में उन्होंने बोला इन सबको इकट्ठा करो, दोनों तरफ से जो है इसको रैप कर दो, अब तोड़ के बताओ। कोई नहीं तोड़ पाया। सो द लेसन ऑफ द लाइफ इज यूनियन स्ट्रेंथ। आप एकता में रहेंगे ना तो आप विजयी होंगे सर, नहीं तो अकेले में तो सर आपका पतन निश्चित है सर, और इतिहास गवाह रहा है। बट सोसाइटी जिस तरीके से ट्रांजिशन फेज में है, हमने देखा कि कोविड के बाद तो बहुत सारे ट्रेमेंडस चेंजेस आए हैं। रियल स्टेट में भी हैं, लोगों के इमोशंस को लेके भी हैं, उन्हें अकेला रहना ज़्यादा पसंद आता है, या फैमिली के साथ भी अगर रहते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। तो उस सभी के साथ साथ जो आपने फेस्टिवल वाली चीज़ें डाली हैं, उसको किस तरीके से आपने कॉर्पोरेट करके? सर देखिए, दैट टाइम हैज गॉन अवे व्हेन पीपल विलिंग टू लिव अलोन, ठीक है। अकेले रहने के ना लोगों को ड्रॉबैक सब पता चलने लग गए हैं सर, ठीक है।
वो समय चला, दैट वाज द टाइम। आप बात कर रहे हैं सर 2000 की, उस समय एक ट्रेंड चला था, ठीक है, कि नहीं हम न्यूक्लियर में रहेंगे, अलग रहेंगे, बच्चे कहीं हैं पढ़ने, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, फिर वहीं पे शादी के लिए सेटल डाउन हो गए, पेरेंट्स कहीं हैं। तो देखिए सर, जॉइंट फैमिली में रहने के जितने फायदे हैं ना सर, जितने फायदे हैं उतने न्यूक्लियर में ना उससे ज्यादा कहीं नुकसान है, ठीक है। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, क्योंकि कई शहरों में ऐसा है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, व्यवसाय भी इतने नहीं है, तो लोग दूसरी जगह पे आके वहाँ पे एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, वहाँ पे रहना शुरू करते हैं और न्यूक्लियर फैमिली ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। बट वहाँ पे भी अगर आप चीजों को कलेक्टिव वे में, ठीक है ना, इन अ सेलिब्रेशन वे अगर इकट्ठे होकर करते हैं तो एक वहाँ पे भी एक जॉइंट फैमिली बन जाती है, ठीक है। तो मतलब उसमें आप फेस्टिवल सेलिब्रेशन ले सकते हो, जिसमें लोगों को एक दूसरे के कल्चर के फेस्टिवल के बारे में पता चलता है कि आपके यहाँ पे ये है, हमारे यहाँ पे ये है, आपके यहाँ पे ये है, तो उससे लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तो दिस इज द अनदर वे वेयर यू आर टेकिंग अ फीलिंग ऑफ यू आर एंजॉयिंग द जॉइंट फैमिली, द वाइब्स ऑफ जॉइंट फैमिली। तो इस तरीके से भी है सर। जिस तरीके से हमने फेस्टिवल्स देखे हैं, इंडिया के हर स्टेट में डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, बहुत बड़े बड़े उत्सव होते हैं। जब अब ऐसा हो गया है कि सब इंटीग्रेट होने लगा है, एक स्टेट का इंसान दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहा है, तो उस तरीके से ये होता है कि फेस्टिवल्स बहुत जॉइंटली मना रहे हैं। आप किस तरीके से चेंजेस देखते हैं फरीदाबाद एरिया में या दिल्ली साइड के एरिया में कि बाकी स्टेट के फेस्टिवल को भी उतने ही तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है? देखिए सर, यहाँ पे तो मैं एक चीज मानता हूँ कि आज की डेट में स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है ना, पीपल आर ट्राइंग टू टेक अपॉर्चुनिटी कि कुछ मिल जाए और सेलिब्रेट कर लें, ठीक है ना। रादर देन देखो सर, कुछ सेलिब्रेशन में नहीं जा रहे, ठीक है ना, वो कहते हैं कि आपकी व्हीकल को स्पार्क, पुश, पहला गियर और रेस तभी चाहिए जब आपने ऊपर जाना है, नीचे आने की व्यवस्था अपने आप है, ठीक है ना। यू पुट योर बेस्ट टू मेक यू अ सक्सेसफुल मैन। अनसक्सेसफुल का फॉर्मूला अपने आप है, उसके लिए आपको यू डोंट हैव टू पुट मच मोर एफर्ट्स, ठीक है ना। तो आप सेलिब्रेशन का बहाना ढूंढ लो, सेलिब्रेट कर लो, नहीं तो लाइफ को जो है ना ड्रास्टिकली वे में नीचे जाने का फॉर्मूला अपने आप है। सो आज लोग स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए अपने आप एक तरीका ढूंढते हैं कि जिससे वो किसी नई चीज को सेलिब्रेट कर पाए। कोई दिक्कत नहीं, आपने हमारे कल्चर का तो हमने आपके कल्चर का। ये बहुत अच्छी आपने एक चीज बोली है, तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा। मैं अपनी लास्ट कंपनी में था, ठीक है, MVN मॉडर्न विद्यानिकेतन, दे आर इनटू इन एजुकेशन एंड रियल एस्टेट आल्सो, ठीक है। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने डिलीवर भी किए हैं, बनाए भी हैं, आज की डेट में गुड़गांव में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे हेड किया करता था प्रोजेक्ट को, तो 15 अगस्त से मैंने स्टार्टिंग की थी। हाँ जी, तो 15 अगस्त सेलिब्रेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट की, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, उसके बाद हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, देन फिर होली सेलिब्रेट की, उसके बाद आपका लोहड़ी सेलिब्रेट की। अच्छा, एक चीज और है सर, देखिए किसी भी कंपनी के अंदर एक सेलिब्रेशन का जो, देखिए कहीं पे भी आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हो, यू हैव टू टेक द अप्रूवल फर्स्ट फ्रॉम द कंपनी चेयरमैन, ठीक है ना। आप देखो सर, सेलिब्रेशन का इतना क्रेज है, ठीक है, और वो भी जब आप कंपनी के चेयरमैन से एक अप्रूवल की बात कर रहे हैं कि इतना खर्चा है और मैं ये सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ और इससे ये मोमेंटम बनेगा, ठीक है ना। तो 1 अप्रूवल, 2 अप्रूवल, 3 अप्रूवल, 4 अप्रूवल, 5 अप्रूवल, 10 अप्रूवल, मैंने एक भी जो है ना, अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया तो एक भी मेल के ऊपर मैंने नॉट अप्रूव्ड का अप्रूवल नहीं लिया सर। तो इसका मतलब ये है कि सर हर व्यक्ति अंदर से चाहता है कि जो है ना वो सेलिब्रेशन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। लोग जितना हैप्पी रहेंगे ना उतना आप हैप्पी रहेंगे सर। लोगों का खुश रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर डेवलपिंग अ सोसाइटी सर। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, रियल एस्टेट में मेरे जो स्टोरी कॉन्सेप्ट और फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, ठीक है, आप चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लगा लो या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लगा लो, दोनों में बहुत जरूरी है। कितना डिफरेंस रह जाता है? लाइक लेट्स सपोज अगर हम कमर्शियल की बात करें तो उसमें फेस्टिवल का रोल कितना है? क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ रेजिडेंशियल तक सीमित है। सर नहीं, रेजिडेंशियल में क्या होता है सर, रेजिडेंशियल में ओनली यू आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, ठीक है, यू आर एक्सचेंजिंग थॉट्स, you are exchanging your happiness to others and you are taking the same in a same manner जो आपने डिलीवर किया। बट कमर्शियल में थोड़ा सा डिफर होता है। कमर्शियल में लोग सेलिब्रेशन के साथ ना शॉपिंग को ऐड करते हैं। यस, आप इसमें क्या कहते हैं, नोएडा में ले लो आप द मॉल ऑफ इंडिया, और थोड़ा सा एक्सपेंस का भी फर्क आता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो तो ओवरऑल 5 से 10 लाख रुपए के आसपास एक ओवरऑल एक्सपेंस में आप एक सेलिब्रेशन अच्छा खासा कर सकते हो। बट कमर्शियल प्रॉपर्टी में सेलिब्रेशन कॉस्टली होता है सर,
ठीक है ना। अगर नोएडा में द मॉल ऑफ इंडिया ले लो, शायद मैं कम ही बोलूंगा, 50 से 60 लाख रुपए मेरे को लगता है शायद वो मॉल की डेकोरेशन में लगाते हैं। आप गुड़गांव के अंदर एमबीएस मॉल ले लो, एमबीएस मॉल में भी 50 से मतलब ये लगा लो कि 70 लाख रुपए के आसपास खाली डेकोरेशन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पब्लिक को इनकैश कर पाए, लोग आए, ठीक है। और लोग मतलब अच्छे रेशो में आते हैं, ठीक है। वो लोग भी आते हैं जिन्होंने खाली विंडो शॉपिंग करनी है, खाली देखना है कि भैया क्या डेकोरेशन है, लेना कुछ नहीं है, लेनी है, हाँ, सेल्फीज लेनी है। और वो पॉइंट बने भी होते हैं, हाँ, क्योंकि डेकोरेशन ऐसी होती है कि नो वन वांट टू हैव टू गो इन द वेस्ट बकेट। हाँ हाँ हाँ, तो उनको होता है कि यार इतना अच्छा मोमेंट है, इसको कैप्चर कर लें। उसके बाद फिर कई लोग होते हैं शॉपिंग भी करनी होती है। अच्छा, फिर इन्हीं फेस्टिवल के बहाने क्या होता है, जो डेवलपर्स का बिजनेस भी बढ़ता है, डेवलपर का भी बढ़ता है, और जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनका भी बढ़ता है, क्योंकि वो ऑफर्स लेके आते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी ब्रांड को देख लो, वो फेस्टिवल पे ऑफर जरूर लेके आएगा, बिकॉज क्योंकि लोगों में होता है फेस्टिवल है ना, तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना भी ठीक है ना। हाँ, सेम प्राइस पे वो जो चीज पहले ले रहे थे वो चीज अगर त्योहार पे लेते हैं, फेस्टिवल पे लेते हैं। एंड इवन अभी भी आप देखिए हमारे हिंदू कल्चर में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, वो 1-1.5 महीना पहले शॉपिंग ही बंद कर देते हैं। Exactly, हाँ। वो सोचते हैं कि नहीं दिवाली आने वाली है, 2 महीने बाद ही है, तो हम उस टाइम पे ले लेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमारे को एक के साथ एक कुछ एडिशनल मिल जाएगा, कोई ऑफर मिल जाएगा, कोई गिफ्ट मिल जाएगा, तो इस तरीके से है। तो ये फर्क रहता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल में। बाकी ये है कि रेजिडेंशियल में बच्चे बहुत एजुकेट होते हैं सर, मैंने ये देखा है, बच्चों को वो चीजें पता चल पाती हैं सर। जिस आजादी के लिए आज हम लोग बैठे हैं, तो वो जान पाते हैं क्या है। देखो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर एक छोटा बच्चा, ठीक है, एक सोल्जर की ड्रेस पहन के वो ये फील करता है कि मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ये फीलिंग उसके अंदर उसी दिन क्यों आती है? बिकॉज उस दिन क्रेज होता है बच्चों के अंदर वो कपड़े पहनने का, ठीक है। इसको मैं ऐसे बोलूंगा, पेरेंट्स के अंदर पहनाने का। बच्चे ने तो तब पहना, बच्चे को तो पता भी नहीं है, ठीक है। और पेरेंट्स के अंदर पहनाने का क्यों? क्योंकि आप फेस्टिवल सेलिब्रेशन में हो, अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ करेंगे? देखो 2 अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए। एक तो होता है कि स्कूल से नोटिस आता है कि ऑन द डे ऑफ 15 अगस्त वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, तो अ डे बिफोर आपने अपने बच्चे को इस ड्रेस में भेजना है, ठीक है। अगर स्कूल से मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो फिर सोसाइटी में सेलिब्रेशन है, ठीक है। वहां पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल्ती है अपने आप को परफॉर्म करने की, सोसाइटीज करती हैं, वहां पे अपना कल्चर एक्टिविटी होती है, डांस परफॉर्मेंस होती है, सिंगिंग होती है, ठीक है। लोग पोएम सुनाते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग पे अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सर। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी कम होती है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में जब आप सेलिब्रेशन करते हैं तो एक बहुत जिसे कहते हैं कि रिच लेवल पे, ठीक है, आप ब्रांड से इंट्रोड्यूस हो पाते हो, ठीक है ना। एटलीस्ट आपको चीजें पता चल पाती हैं कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं मार्केट में। एक अच्छे लेवल का, एक हाई स्केल लेवल पे आप उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाते हो आपसे, और एक विजन भी बना पाते हो कि यस वी हैव टू गो विद दिस, और बहुत सारी चीजें हैं। जितना मैंने देखा ना सर, जैसे मेरी भांजी है, तो वो छोटी है अभी, तो उसको लास्ट 15 अगस्त को हमने रानी लक्ष्मीबाई बनाया। अरे फैंटास्टिक। तो उसके बाद ये हुआ कि उनको इंटरेस्ट पड़ने लगा कि फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मुझे पढ़ना है। तो तब से उसने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू किया, और ऐसा पढ़ना शुरू किया कि हमें भी नहीं पता था उनके बारे में। तो आई थिंक जब हम उस ड्रेस में, आउटफिट में आते हैं, उस अटायर में आते हैं, तो वो देशभक्ति की जो भावना है, वो पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है, वो ज्यादा आ पाती है। सर अगला सवाल आपसे ये है कि जब से ये फ्लैट कल्चर आया है, तब से कहीं ना कहीं हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ लोगों की बहुत इम्पैक्ट हुई है। पहले ये होता था कि गांव में, छोटे देहात एरिया में ये होता था कि लोग बहुत इंटीग्रेट रह के बात करते थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, जो भी था, बहुत अच्छे से बात हो पाती थी। फ्लैट कल्चर पर आने के बाद ये हुआ है कि लोगों की मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हुई है। आप जो काम कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के साथ सेलिब्रेशन करना या स्टोरी टेलिंग के थ्रू काम करना, इससे कितने चेंजेस आए हैं, और अभी भी क्या कंडीशन खराब है? देखिए सर, यहाँ पे ना मैं आपकी पहला पॉइंट आपका बहुत अच्छा था जो आपने अपनी भांजी के बारे में बताया। देखिए कहते हैं कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है, ठीक है ना। आप अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना। आप जिस जगह पे जाएंगे वहां की वो फीलिंग आती है। द अटायर यू आर अडॉप्टिंग ना, द सेम फीलिंग इज क्रिएटिंग विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर से आती है। तो इट इज अ वेरी गुड सर। तो बट ऑफ कोर्स है कि उनके मन में आएगा कि किसकी ड्रेस है, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े करेक्टर की ड्रेस को पहनना क्यूरियोसिटी तो आएगी कि मेरे को जानना क्या है।
और दूसरा सर देखिए, जहां तक मैं फ्लैट्स की बात करता हूँ कि फ्लैट में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ, देखो सर थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति कौन से रीजन से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई किसी स्टेट से आया हुआ है। जो अपार्टमेंट लिविंग है ना सर, इट्स अ मिक्स लिविंग ऑफ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ एक सोसाइटी के अंदर 1000 लोग हैं। अब 1000 लोग अलग थॉट प्रोसेस के, अलग उनका मेंटल लेवल है, ठीक है। दे विल टेक टाइम टू मेक अ अंडरस्टैंडिंग। मेरे पड़ोसी के साथ मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मेरे टावर वाले के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, मेरी पूरी सोसाइटी में कैसी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो वहां पे वो टाइम लगता है। अब क्या है, देखो मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा, फेस्टिवल इज द वे। अगर आप टाइम ले रहे हो ना, तो मैं भी टाइम ले रहा हूं बराबर। आप एक चीज देखना सर, आप टाइम ले रहे हो ना, तो मैं भी ले रहा हूं, और मैं ले रहा हूं तो आप भी ले रहे हो, और यही सबके मन में चल रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, अब एक डेवलपर एक इनिशिएटिव लेता है। डेवलपर इनिशिएटिव क्या लेता है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, ठीक है, आप 15th ऑफ अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज बी देयर। एक वेन्यू होता है हमारा, इस टाइम पे आपने सबने यहाँ पे इकट्ठे होना है, ठीक है, हम सेलिब्रेट करेंगे। तो लोगों के अंदर एक टास्क आ जाता है, वो टास्क आ गया, अच्छा हमें अब मेरे को कुछ करना है। इफ माई कंपनी इज डूइंग समथिंग फॉर मी ना, देन दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सोसाइटी। अब मुझे कुछ करना है। True. तो अब वो फिर देखते हैं, अच्छा साथ वाले ने, जैसे भी आपने बोला, आपकी भांजी ने अगर रानी लक्ष्मीबाई की ड्रेस पहनी, ये तो आपने मेरे को बताया, बट आपके पड़ोसियों ने देखा होगा, स्कूल में टीचर्स ने देखा होगा, अगले दिन टीचर ने प्रेस किया होगा, अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छी लग रही थी उस ड्रेस में, ठीक है, और कुछ क्रिएटिव किया होगा, तभी आज आप मेरे को भी बता रहे हो सर, अब मेरे को भी पता चल गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम दूसरे को देखकर कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है सर, मान लो एक सोसाइटी के अंदर 1000 अपार्टमेंट है, जैसे अभी हमने बात की, 1000 लोग एक जगह पे आ जाते हैं, उनकी पॉजिटिव लेवल बढ़ जाता है, किस चीज के प्रति, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के उनके जब थॉट्स पता चलती हैं तो उनका ऑनर बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, डेवलपर के प्रति हो जाती है, डेवलपर व्हाट डेवलपर इज डूइंग, ठीक है ना। मैं एक ही चीज बोलता हूँ सर, कि माहौल बनाना जो जानता है ना, वो इस दुनिया का सबसे सफल इंसान है, ठीक है। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो बहुत सारे मॉल है, मॉल ऑफ इंडिया, एमबीएस मॉल, अभी गुड़गांव में एमवीन मॉल भी एक बन रहा है। ये मॉल जो माहौल जो पहले मॉल बना रहा है ना, उसको पता है कि मेरे को 5 साल के बाद माहौल क्या बनाना है, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यू आर गिविंग टू योर रेजिडेंट्स। एक्चुअली क्या है, जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो किसी भी डेवलपर का बेबी है, तो उसको बेटर कैसे बनाना है, डेवलपर नोज, और उसको बनाने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं, दैट इज, मैं कह रहा हूं सर, एक ये 4 महीने ही होते हैं सर फेस्टिवल के, अदरवाइज आप देखो 13 जनवरी के बाद फिर एकदम से सबको महीना भी बड़ा लगता है सर, एग्जैक्टली, यस, ठीक है, गर्मी भी आ जाती है, ये 4 महीने फेस्टिवल के होते हैं, जब लोगों में क्रेज रहता है। आज ये है, रात के 12 बजे के बाद ये होता है, अरे 10 दिन बाद दूसरा फेस्टिवल है। अब आप देख लो सर, आज हम 15 अगस्त के ऊपर बात कर रहे हैं, कल ही कृष्ण जन्माष्टमी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट फेस्टिवल है सर, आगे सारे महीने फेस्टिवल के हैं सर। तो ये है सर। तो बेसिकली क्या है कि डेवलपर सिर्फ चाहता है कि हम एक अच्छा माहौल दे पाए, और वो रेजिडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रेजिडेंट्स उस माहौल को एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है ना, और एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है सर। डेवलपर्स जितने इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, आपको लगता है कि वो रिटर्न में आ जाता है? आ जाती है सर, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। देखिए हैप्पीनेस पे किए गए पैसे है ना सर, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। आप जब किसी की खुशी पे खर्च कर रहे हैं सर, ठीक है ना। मैंने एक ही चीज बोली, एक जो प्रोजेक्ट है ना सर, वो किसी भी डेवलपर का बेबी होता है, बिल्कुल। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि 5 साल 10 साल, वो ये चाहेगा मेरे प्रोजेक्ट पे हमेशा जो है ना हैप्पीनेस रहनी चाहिए, फूलों की बौछार रहनी चाहिए, लोग एक दूसरे के साथ अच्छे मन से रहे, ठीक है, अच्छे दिल से रहे, ठीक है, स्नेह पूर्वक रहे, अच्छे आइडियाज के साथ रहे, अच्छी थॉट्स के साथ रहे सर। तो इन चीजों मैंने आपको बताया ना सर, 10-12 अप्रूवल किसी कंपनी के चेयरमैन से आप लेके दिखा दो सर, सीरियसली नहीं ले पाओगे। एक बार तो मन में आएगा ना कि यार मैं मेल डाल रहा हूँ, सामने से नॉट अप्रूव्ड आ गया, फिर बट उसमें होता क्या है, पहले तो आप एड्रेस करो चेयरमैन को, ठीक है, अच्छे से, फिर अपनी इंटेंशन बताओ, आप ये क्यों करना चाह रहे हो, फिर उस सेम इंटेंशन, क्योंकि पढ़ना और फोन पे बात करना अलग होता है, बिल्कुल। फिर आप राइटिंग के माध्यम से ही अपनी कंपनी के चेयरमैन को बता रहे हो कि ये इंटेंशन है, इससे ये फायदा होगा, ठीक है, और उसके बाद अप्रूवल लेना, ठीक है ना। तो इसमें तो कभी कभी मेरे को अपने ऊपर प्राउड भी फील होता है कि देखो मैंने जब मेल डाली तब मेरे को और किसी भी कंपनी के चेयरमैन से अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं होता सर।
ठीक है ना। एंड सर, जितना हमारी ऑडियंस भी समझ पा रही है कि आपने जो वो अप्रूवल मिला उसका रिवर्ट बैक भी दिखा, फिर वो इमोशंस लोगों तक पहुंचे और लोगों ने फिर कमर्शियली भी बात करें तो और कहीं ना कहीं इमोशनली भी बात करें तो उनको फायदा तो जरूर दिखा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सर, फेस्टिवल एक अलग है, लाइफ इज अ फेस्टिवल, एवरी डे इज अ फेस्टिवल। देखो हम कहते हैं, आप चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक वीक में कितने दिन होते हैं सर? 7 होते हैं सर। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कहते हैं अगर आपके को जीवन में कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो एक खामा डे बना लो। अच्छा, a day is 8 days खामा, बट उसको भी मना लो मीन सेलिब्रेट कर लो। सो सेलिब्रेशन इज मस्ट ना। हम क्यों बोलते हैं यू नीड हैव टू सेलिब्रेट एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि लाइफ अगले ही पल कहाँ पे जाएगी नोबडी नोस, ठीक है ना। तो ये तो बस वो आपको बताने का तरीका है कि लोगों के जीवन में क्या फर्क आता है सर, क्योंकि लोग वहां से ना अपने आप को एजुकेट करना शुरू करते हैं सर, उनको चीजें पता होनी शुरू होती हैं सर। आजकल की जो जनरेशन है, स्पेसिफिकली दैट वर्ल्ड इज बीइंग कॉल्ड जेन ज़ी, तो वो नए नए तरीके के फेस्टिवल लेके आती है। हैलोवीन पार्टी चलने लगी हैं और एक फेक वेडिंग करके भी आपने सुना होगा, कॉन्सेप्ट हो रहा है कि लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है बट हम लोग आ रहे हैं उस वेन्यू पे और हम लोगों ने शादी वाली आउटफिट डाल रखी है। ये सब भी आने वाले टाइम में प्लान है, क्योंकि जनरेशन देखिए वेस्टर्न कल्चर है बट फिर भी ओल्ड इज गोल्ड सर, ठीक है ना। लोग कहते हैं सर, इंसान हो या फैशन, 20 साल बाद दोबारा लौटता है, ठीक है ना। एक इंसान भी 20 साल बाद, जिस इंसान को 20 साल पहले आपने खोया ना, वो 20 साल बाद आपकी जिंदगी में दोबारा आएगा। सेम इज हैपनिंग विद द फैशन, अगर फैशन भी गया ना तो भी वो आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कहना चाहूंगा, ठीक है, बदलते समय के साथ कोई नई चीज आ रही है तो पीपल आर इन्वॉल्विंग इट, क्योंकि 100% लोग कभी भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पाते। तो वो जो रिमेन होता है ना 15 से 20% का, अगर वो किसी नई चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, लोग उसको भी इंजॉय करते हैं, बट ओल्ड इज गोल्ड। मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, पहले बोलते थे सर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस सर, फिर बाद में आया कि फास्ट एंड फास्टेस्ट विन द रेस। नाउ द पॉइंट इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ना। कंसिस्टेंट लगे रहो सर, एक बारिश की बूंद इतना बड़ा पहाड़ी पत्थर सर, टक 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 टक, कंसिस्टेंसी आप वो उसको तोड़ देती है सर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस सर, फास्ट एंड फास्टर जल्दी थक जाओगे सर जीवन में आप। सर फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि लाइक लेट्स सपोज स्टोरी टेलिंग की आप बता रहे हैं, फेस्टिवल्स की बता रहे हैं, ऐसा टाइम आता है जब फेस्टिवल्स नहीं रहते, उस टाइम पे आप कैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट्स को लेके भी? सर देखिए, जहाँ पे अगर हम लोग घर की बात करते हैं ना सर, देखो जब फेस्टिवल है तो इट्स ओके कि भाई हम फेस्टिवल की फॉर्म में उनको मनाना शुरू करते हैं, और जब फेस्टिवल नहीं होते हैं ना सर, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कंपनी का फाउंडेशन डे है, ठीक है, आप सेलिब्रेट कर लीजिए सर। कंपनी के फाउंडर का बर्थडे है, आप वो सेलिब्रेट कर लीजिए सर, ठीक है। और मान लीजिए आपकी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, कोई ऐसा है जो हमेशा अच्छे काम ही करता है और आपको पता चला आज उनका, सर देखिए सेलिब्रेट करने के लिए ना किसी भी आपको पल या दिन की ना वेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको बोला ना सर, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे और संडे एक खामा डे बना लो सर। सेलिब्रेशन के लिए सर किसी भी मोमेंट की आपको वेट करने की जरूरत नहीं है सर, आप कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं सर। दीपक जी, हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड रहती है इस वाली सेगमेंट के लिए। सेगमेंट का नाम है रैपिड फायर। रैपिड फायर में हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, उम्मीद रहेगी कम से कम शब्दों में सवाल हो, कम से कम जवाब दें। आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। सबसे पहला सवाल, किराया या लोन, कौन सी आजादी भारी लगती है? फिलहाल तो सर दोनों आजादी भारी है। किराया भी भारी है, लोन भी भारी है सर, ठीक है ना, क्योंकि लोन के लिए बोलते हैं सर कि इंसान पूरा हो जाता है, लोन कभी चुकता नहीं है सर, ठीक है। और किराया ऐसे लगता है कि यार ठीक है, किराए के लिए एक बार कह सकते हैं, लोन ज्यादा भारी है। ओके, सबसे कोई पैट्रियोटिक या देशभक्त वाला ग्राहक, अगर किसी के बारे में कोई किस्सा हो आपके दिमाग में? मेरे को सर एक स्टोरी याद आती है कि जब मैं, हमारे फरीदाबाद में एक गार्डन है, रोज गार्डन सर, बहुत पुराना गार्डन है, हम वहाँ पे घूमने जाते थे, तो हमारे वहाँ पे एक सर हुआ करते थे, ठीक है, ओल्ड एज थे, वो अपना फ्लैग होस्टिंग उन्हीं की जिम्मेवारी होती थी, और वो एक गीत हमेशा गुनगुनाया करते थे जो सबकी आंखों में आंसू आ जाते थे सर, ठीक है ना। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उनका बोलने का तरीका, उनके एक्सप्रेशंस, वर्ड्स का जो निकालना था ना, मतलब आप अंदाजा लगाइए सर, मॉर्निंग का टाइम, पार्क जैसी जगह, कितने बच्चे होते हैं सर, तो बड़ी अलर्टनेस के साथ सुनते थे, और द मोमेंट
आंख में आंसू आ जाते थे सर। अगर वहां पे मान लो 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों की आंखों में आंसू थे सर। और यही वो वजह कि उस टाइम से जो सबसे पहले जो सुना ना वही आपको याद रहता है। तो मेरी जुमा पर भी यही आता है कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर ले पानी, और जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अगला सवाल सर ये है कि EMI देना आजादी है या मजबूरी? EMI देना सर आपको जरूरत थी, आपने लिया। EMI देना देखो सर मजबूरी है वैसे तो आपकी, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ लिया हुआ है, आपके पास नहीं था आपने लिया है तो आपकी मजबूरी है सर। आजादी तो नहीं बोलेंगे, आजाद होना चाहता है। बालकनी में झंडा आजकल हम बहुत देख रहे हैं, तो ये सिर्फ 15 अगस्त को होना चाहिए या हमेशा रहना चाहिए? नहीं, देखिए क्या होता है, ये ऑन स्पेसिफिक डे ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये अपील भी आती है कि जिन्होंने लगा रखे हैं तो वो हटा ले। उसका रीजन ये है कि अ फीलिंग ऑफ सेंस, ठीक है ना। अदरवाइज आपने जो एफर्ट्स बाहर लगाने हैं ना, वो आपको आजादी की फीलिंग है, मैं आजाद हूँ। आप आजाद देश के नागरिक हो, बट आप रिस्पॉन्सिबल भी उतने ही हो। जो फ्लैग है, जब आप पतंग उड़ाते हैं, चलिए आप पतंग क्यों उड़ाते हैं सर? क्योंकि फीलिंग है। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मेरे को घर का काम करना है, माय बॉस इज कॉलिंग टू मी, ठीक है, आई हैव टू गिव टू माय आंसर टू माय सबऑर्डिनेट। आज वो फीलिंग नहीं है सर। आज आप पूरे आजाद हो सर। ये जो आपका ट्राई कलर का हमारा नेशनल फ्लैग है ना सर, जिसकी इज्जत है और जिसको सैल्यूट है, ये आपको आजाद होने की फीलिंग दिलाता है सर। तो ये ज्यादा दिन तक नहीं लगाना है सर। उस दिन लगाएं, ठीक है, एक आध दिन कंटिन्यू कर लीजिए, बाकी फिर अपना रिस्पेक्ट के साथ इसको अपना आप रख लीजिए। देश की सरकारें कहती हैं हर घर तिरंगा, आपको लगता है हर घर तिरंगा अगर लगेगा तो देश बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा सर, और लोग आज इसमें इनिशिएटिव ले भी रहे हैं सर। लोग इवन एक दिन पहले अपने घर में फ्लैग लगा लेते हैं, एंड इवन इतने एग्रेसिव हैं, इतने उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि फ्लैग के साथ वो पिक सेल्फी लेते हैं एंड उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं। सो इट्स अ डबलिंग कि जब वो एक्ट भी कर रहे हैं और एक्ट करने के साथ साथ जो है प्रमोट भी कर रहे हैं कि मैंने ये एक्ट किया, ठीक है ना। कि अगर मान लो कोई नहीं भी कर रहा तो वो देख के भी कर लेगा कि यार मेरे को भी करना चाहिए, मेरे देश का काम है सर। सर एक ड्रीम बालकनी क्या होती है? बिग बालकनी। बिग बालकनी, देखिए बालकनी वर्ड ना थोड़ा सा पुराना वर्ड है, अभी ये वर्ड आ गया डेक। हाँ, डेक बालकनी में क्या होता है कि अगर आपको मान लो 15-20 आपके घर में कोई गेट टुगेदर है, सो बालकनी इज हैविंग अ कंफर्टेबल स्पेस जहाँ पे अपने 15-20 लोग आराम से सिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और अपना वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। सो बालकनी, बिग बालकनी इज अ ड्रीम सर। सर आप जो डेकोर वाली चीज, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता होगा ये डेकोर वाला सिस्टम, 15 अगस्त को ज्यादा हेक्टिक रह जाता है दिवाली के लिए? नहीं, देखिए दोनों बराबर ही रहता है सर। दिवाली की अपनी इंपॉर्टेंस है, 15 अगस्त की अपनी है, लेकिन 15 अगस्त को भी रहता है सर, रहते हैं, मतलब बिजीनेस रहती है, कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा जो आज का दिन है वो मेरे देश के लिए। ठीक है सर, आखिरी रैपिड फायर सवाल आपसे ये है कि आपके लिए घर इन्वेस्टमेंट है या इमोशंस? सर देखिए, मेरे लिए तो अगर मैं स्टोरी कनेक्शंस में हूँ, ठीक है, और फेस्टिव सेलिब्रेशन है, ठीक है, मैं तो काम ही सर इमोशंस पे करता हूँ, तो मेरे लिए तो घर इमोशन है सर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सर देखिए आप उसको बोल सकते हैं सर, जैसे सपोज करो ये मेरा घर है सर, अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ सर, ठीक है, ये मेरा घर है सर, यहाँ मेरी इमोशंस है, यहाँ मैंने कल जो पल बिताया था ना, मुझे पता मैंने कैसे बिताया था, कहाँ पे मैं रेडी हुआ, कहाँ मैं किचन गया, कहाँ पे सर, अगर मैं इस बात को ऐसे ही इलैबोरेट करूँ ना, मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं, जहाँ पड़े हैं ना, वो मेरी अलमीरा भी इमोशन वाली है, ठीक है। जिन एक्सेसरीज में मैं रोटी खाता हूँ, ठीक है ना, वो एक्सेसरीज भी मेरे लिए इमोशन है। हर वो चीज इमोशन है जो मेरे से कनेक्टेड है, जिसका मेरे से टच है, ये मेरा जिससे टच है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट वो होती है सर, ये मेरा घर है, ठीक है, अब मैं एक और लेना चाह रहा हूँ सर, अब मैंने एक और ले लिया, वो मेरा पर्पस है कि चलो ठीक है, मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाए। मैंने 1 करोड़ का लिया, वो 2 करोड़ का हो गया, वो कैपिटल एप्रिसिएशन है। मैंने 1 करोड़ का घर लिया और मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया सर, मेरे को 25 से 30 हजार रुपये रेंट आ रहा है सर, वो एक इनकम हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट है। बट फर्स्ट होम इज ऑलवेज हैव गिव्स यू द फीलिंग ऑफ इमोशन सर, मेरे लिए इमोशन। सर आपने बहुत सारी सोसाइटीज देखी होंगी, आजकल सोसाइटी को मिनी इंडिया कहा जाता है, आपने कितना ये पर्सनली फील किया कि इट्स बिकमिंग अ मिनी इंडिया नाउ? सर इट सिंपली मीन्स कि इसके ऊपर हम लोगों ने पहले बात की है कि मिक्स कैटेगरी के लोग हैं सर, जिनका थॉट प्रोसेस अलग है, ठीक है, जिनके रिलीजन अलग है, ठीक है, तो मिनी इंडिया मीन्स जहाँ पे हर घर के लोग हों।
आए हैं हम दूर दूर से सबको ये समझाने, भेदभाव को मिटा प्यार का, हम मन में दीप जलाने, कि मेरा प्यार है अमर, मेरा देश है अमर, और मेरे देश की जो डगर है वो भी अमर है। तो सोसाइटी इज लाइक दैट। उसके अंदर आपको भी नहीं पता आपका पड़ोसी आपके कैटेगरी का है या नहीं है, आपके रीजन का है या नहीं है। ठीक है ना। तो आए हैं हम दूर दूर से। अब जब एक डेवलपर अपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करता है, कोई कहाँ से अप्लाई करता है, कोई कहाँ से अप्लाई करता है, उसको नहीं पता ना कि कौन अप्लाई कर रहा है। बट अप्लाई करने के बाद पता चलता है कि इसमें जो है हिंदू इतने हैं, जैनिज इतने हैं, ठीक है ना, और मुस्लिम्स इतने हैं, वो बाद में पता चलता है। ठीक है ना। एंड आई थिंक वही ब्यूटी है इस देश की डाइवर्सिटी को हम एक्सेप्ट करें। सर मेरी ऑडियंस ना थोड़ी सी पर्सनल चली जाती है कई बार सवालों को लेके। मैंने जब कल पूछा अपनी ऑडियंस से कि हमारे साथ दीपक सर रहेंगे, तो उन्होंने सर से आपसे ये उम्मीद करी कि सर एक पोयम या गाना हमारी ऑडियंस को सुनाएंगे जरूर। अगर आप एक पोयम या गाना या दोनों नहीं, बहुत अच्छा है। देखो, और मेरी सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जितना भी सेशन रहा है वो बड़ा इमोशंस वाला रहा है सर। ठीक है। और इमोशंस में वो चीजें रहनी भी चाहिए सर। ठीक है। तो इमोशंस में रहनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक वो सॉन्ग कनेक्टिविटी लगा लो या फीलिंग कनेक्टिविटी वो आती है, वो आनी भी चाहिए सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ 2 अल्फाज जरूर बोलूंगा जो मैंने अभी आपको बताया कि वो बड़े मेरे फेवरेट रहे हैं। ठीक है। उसको मैं अभी आपके साथ शेयर ना करते हुए बिल्कुल मन और अंतरात्मा से ही बोलूंगा। ठीक है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। देखिए क्या होता है, ये जो कुर्बानी ना, सैक्रिफाइस, 15th of August 1947, the day of independence, is the day when you have to remember the sacrifice of others. You know, ये sacrifice ना आपको अपनी पूरी जिंदगी में ये भी याद रखने की जरूरत है कि कौन आपके लिए कितना sacrifice कर रहा है. You have to remember the sacrifice. जो जाने वाले थे वो चले गए, जिन्होंने देश आजाद कराना था करा दिया. नाउ इस आजादी को संभालना इज वन टास्क, और उनको याद रखना यादों में. अगेन ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा. ये गीत किसी का हो सकता है, ये जो 4 लाइनें मैंने बोली हैं, लेकिन अल्फाज, इसके अंदर जो इमोशंस हैं, ठीक है, इसके अंदर जो सेक्रीफाइस है, इसके अंदर जो किसी माँ का लाल है और किसी बहन का भाई है, वो इन लाइनों के अंदर है सर. सो वी हैव टू कैटर इट. हमें इनको संभाल के रखना है सर. वो बात है ना सर कि सोचो सभी की हारो, मेरा देश भी चलेगा, और हारेगी हर वो चीज जो आज हमारे को आगे बढ़ने से रोक रही है, तो मेरा देश तभी बढ़ेगा. आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, दीपक मदान जी को आने वाली जनरेशन कैसे याद रखेगी? देखिए, मैं अपनी सोसाइटी को सिर्फ इतना एक ही मैसेज देना चाहूंगा, मैं जितना बेस्ट दे सकता हूं मैं दूंगा. मैं बेस्ट देने के लिए हर वो चीज लर्न करूंगा, हर वो चीज लर्न करूंगा जो मेरे को लगता है कि अगर मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूं ना, तो उस डिलीवरी में बहुत कुछ प्रोडक्टिव है. ठीक है. और यकीनन सा देखिए, कहानी दोहराई जाती है, ठीक है, इतिहास दोहराया जाता है. ठीक है. मेरे भी जो इमोशंस हैं, मेरी भी जो स्टोरीज हैं, मैं भी किसी की कलेक्शन है जो आज आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, ऑडियंस को डिलीवर कर रहा हूँ. तो यकीनन लोग दोहराएंगे सर, लोग दोहराएंगे सर. विश्वास है आपको? बिल्कुल सर, 100%. सर बात करते हैं रियल एस्टेट की. रियल एस्टेट के लिए इवेंट मैनेजमेंट कितना जरूरी है? सर देखिए, अगर मैं प्राइमरी मार्केट की बात करता हूँ ना, जहाँ पे आप फ्रेश प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं सर, इवेंट मैनेजमेंट ही जरूरी है सर. ओके. यस, इवेंट मैनेजमेंट से ही होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं पब्लिक में ये कॉमन मैसेज दे पाते हैं कि भाई आप इस प्रॉपर्टी के साथ मार्केट में आ रहे हैं. ठीक है ना. और तो इवेंट मैनेजमेंट इज एक ही कॉइन के 2 हिस्से हैं सर, रियल एस्टेट और इवेंट मैनेजमेंट सर. बिल्कुल सर. सर कुछ लोग ये कहते हैं कि रियल एस्टेट वाले इमोशंस का धंधा करते हैं, आपको क्या लगता है? सर देखिए, होम इज इक्विवेलेंट विद इमोशंस, वो सही कहते हैं सर. ठीक है ना. बट इसके साथ धंधा वर्ड लगाना, बिकॉज ये थोड़ा सा है कि बेसिकली व्हाट डेवलपर्स आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग अ होम व्हिच इज अ परफेक्ट इमोशन,
टू द एक्चुअल एंड यूजर सर, ठीक है ना। जब से रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी रेरा की हम बात करते हैं, जब से आया है तब से ऐसे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग हैं जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आपका इस पे क्या विचार है? नहीं सर, रेरा देखिए गवर्नमेंट बॉडी है सर, ठीक है, जो कि आपको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है ना। सर देखिए एक जगह पे लिखा होता है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, ठीक है ना। इट मींस चाहे वो भले ही वायरिंग ना लगी हो, बट आपको एक डर है अंदर से कि मेरे ऊपर कोई चीज है जो मेरे को देख रही है सर। सो रेरा इज लुकिंग टू डेवलपर्स एज वेल एज गिविंग वर्क फॉर कस्टमर्स ऑल्सो। तो डेवलपर्स को भी है कि मैं अपनी चीजें टाइम पे तैयार करूं, एज पर द नॉर्म्स तैयार करूं, ठीक है ना। और जो मेरे को गाइडलाइंस है उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग में कस्टमर्स को घर दूं सर। और कस्टमर्स के लिए ओपन फोरम है, ठीक है। इफ आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द डेवलपर, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी मीटिंग करता है डेवलपर के साथ, नहीं सॉल्यूशन मिलता तो वो रेरा के पास जाता है। सो रेरा इज अ बेसिकली सॉल्यूशन बॉडी फॉर बोथ एंड्स, चाहे वो डेवलपर हो चाहे वो कस्टमर हो सर। सर जितना हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है आफ्टर कोविड, अगर हम कहते हैं तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन भी हुआ है और रियल एस्टेट के भी प्रोजेक्ट्स ज्यादा आए हैं। क्या चीजें लगती हैं आने वाले टाइम में कि टीयर 1 सिटीज को साइडलाइन करके अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की बारी है? सर देखिए लैंड आज की डेट में बहुत कम है, ठीक है। मैक्स ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी, दे आर प्रेफरिंग अपार्टमेंट्स। तो लैंड तो चल, चाहे वो मैं रूरल की बात करूँ या अर्बन की, तो ग्रोथ तो वहाँ पे होनी है सर, ठीक है ना। क्योंकि जिस सिटी में डेवलपमेंट हो जाती है वहाँ पे प्राइस हाइक कर जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग अवेल कर पाते हैं वो ले लेते हैं, बट 50% कैटेगरी होती है जो उसको अवेल नहीं कर पाती, ठीक है। दे ट्राइंग टू लुक द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उनको उनकी पॉकेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी मिल जाए, ठीक है। सपोज करो मैं गुड़गांव की बात करूं, तो जो लोग गुड़गांव में प्रॉपर्टी नहीं ले पाए उन्होंने सोना को प्रेफर किया। सोना इज आल्सो साउथ ऑफ गुरुग्राम सर। जो फरीदाबाद, एग्जैक्ट फरीदाबाद के अंदर प्रॉपर्टी नहीं ले पाए उन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद को प्रेफर किया। आज ग्रेटर फरीदाबाद भी उतना ही महंगा है सर, ठीक है ना, उतना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ग्रोथ हर सिटी की होनी है सर, ठीक है, चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, हर जगह पे होनी है सर। हमारी ऑडियंस को आप ऐसा शहर बताएं जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकें और आने वाले 2-3 साल में आपको ग्रोथ दिख रही हो। सर देखिए जैसा मैंने पहले ही सेशन में बताया था कि मैंने गुड़गांव में वर्किंग की है और पीछे 1 साल हो गया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय ओन फर्म, ठीक है, और मैं फरीदाबाद में कर रहा हूँ। आज की डेट में सर फरीदाबाद इज द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लोग कर भी रहे हैं सर। एवरी सेकेंड कस्टमर, मैं किसी इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ। एवरी सेकेंड कस्टमर इज कमिंग टू फरीदाबाद फ्रॉम गुड़गांव, ठीक है। चलो मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ब्रांडेड डेवलपर्स हैं गुड़गांव के जो फरीदाबाद आ गए हैं। यस, ठीक है, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, आप उसमें नवराज है, ठीक है, भूमिका है, भूटानी है, M3M ने भी 50 एकड़ लगभग लैंड वहां पे ले ली है, बिरला है, ठीक है। बहुत सारे डेवलपर हैं सर जो अब फरीदाबाद में आ चुके हैं सर। तो हर दूसरा कस्टमर आ रहा है। तो जो स्टेज आज फरीदाबाद की है, कॉस्ट को लेकर, अपार्टमेंट के साइज को लेकर, क्वालिटी को लेकर, वही आपको आने वाले 3-4 सालों में फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। तो फरीदाबाद इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जहां पे आज की डेट में आप पॉकेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी या पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो सर, जो फ्यूचर में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन एज वेल एज एक सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए खड़ा कर देगी सर। सर एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स की हम बात करते हैं, ये सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ग्रीन वॉशिंग चल रहा है? नहीं सर, ग्रीन बिल्डिंग देखिए सर, ग्रीनरी का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, अभी फरीदाबाद में एक, मैं नाम नहीं लूंगा सर, एक अपार्टमेंट 5-5.5 करोड़ का है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है सर, ठीक है। तो ग्रीनरी बेसिकली क्या है कि सर ये जब आप 3 फ्लोर से ऊपर रहते हैं ना सर, तो आपको ग्रीनरी या तो सर आपका रावली का व्यू, ठीक है, तब आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका हाईवे का व्यू है तब आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो आपको एक ऐसे व्यू की जरूरत है, या तो फैब्रिकेटेड आप ग्रीनरी खड़ी करो, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं सर, या फिर जो है ना उसमें यही बायोफिलिक डिजाइन बोलते हैं सर इसे, बायोफिलिक डिजाइन टावर्स, ठीक है ना। तो फरीदाबाद में अभी एक डेवलपर ने इंट्रोड्यूस भी किए हैं सर, ठीक है, मेन मथुरा रोड पे प्रोडक्ट है सर, ठीक है, और आरपीएस का ही प्रोडक्ट है सर। तो वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ है सर कि पूरे टावर के अंदर उस लेवल की ग्रीनरी रहेगी, सो दैट दे कैन एंजॉय ग्रीनरी। अच्छा, ये इसलिए नहीं है कि मतलब जो है वहां पे व्यू नहीं है, मतलब व्यू भी अच्छा है सर। यस सर, एक सवाल पर्सनल है कि लेट्स सपोज मैं हूँ, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, और अगर मुझे प्लान करनी है
फ्यूचर में एक प्रॉपर्टी, तो मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करूं सो दैट एक वक्त के बाद मेरे पे अपना मेरा घर आ जाए? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप ये देखिए कि आपके पास कितना अमाउंट है जिसको आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अभी आपके जीवन की स्टार्टिंग है, तो मैं आपको आई वुड नॉट सजेस्ट कि गो विद द लोन, ठीक है, और EMI, क्योंकि आपने ही पूछा EMI मजबूरी है या आजादी है। ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो कि उस अमाउंट में आप क्या अवेल कर सकते हो सर। ठीक है। और डोंट गो विद द बिगर साइजेस। शुरुआती दौर में लालच में मत जाओ कि मेरे को तो 200 गज चाहिए, 500 गज चाहिए। उसमें आपको आता क्या है? ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर ना एक ही चीज कही जाती है सर। ठीक है। देयर इज नो मैटर हाउ मच अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, मैटर इज एट व्हाट टाइम यू आर इन्वेस्टिंग। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी बना क्यों नहीं पाते? जितना पैसा है उतने पैसे में जो चीज ज्यादा होनी चाहिए वो मिल नहीं रही, इसलिए वो बैठे और उधर प्रॉपर्टी बढ़ रही है। प्रॉपर्टी बनाने का एक ही तरीका है, जितने पैसे हैं जो चीज बन रही है बना लो। कल को अगर मान लो प्रॉपर्टी की ग्रोथ हुई, ठीक है, तो आपका डिफरेंस बराबर रहेगा। एग्जैक्टली। आपका डिफरेंस बराबर है। भाई आपने मान लो, सपोज करो आपके पास अमाउंट था 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए में आपका सपोज करो, मैं कहता हूं 50 गज जगह बन गई। ठीक है। तो अगर मान लो कल प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी तो आपके उस 50 गज की भी बढ़ेगी। ठीक है। सो डोंट वेट कि प्रॉपर्टी सस्ती होगी तब लूंगा, नहीं। प्रॉपर्टी तो सर लैंड इज लीगेसी बोलते हैं सर, लैंड इज लीगेसी। इसका मतलब ये कि ये जनरेशन टू जनरेशन जाती है सर। और आज तक इस दुनिया में कोई एग्जांपल ऐसा नहीं बना जो ये बोले कि लैंड ने कमा के नहीं दिया सर। लैंड इज लीगेसी का मतलब जमीन हमेशा देती है सर। जमीन उपजाऊ सिर्फ किसान के लिए नहीं है सर, आपके लिए भी है सर। ठीक है ना। उपजाऊ का मतलब ये नहीं है कि फसल मिलेगी, उपजाऊ का मतलब ये कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, आपकी ग्रोथ होगी सर। सबसे महंगी जमीन आपने जो बेची हो? सर मैंने 7.5 करोड़ का एक अपार्टमेंट बेचा था गुड़गांव के अंदर। ओके। हाँ जी। ठीक है। सर रियल एस्टेट में करप्शन को लेके बहुत सारे सवाल उठते हैं। करप्शन देखिए सर, अभी जैसे हम लोगों ने रेरा के ऊपर बात की थी ना सर, करप्शन को यू हैव टू अंडरस्टैंड सर। देखिए मार्केट 5 उंगलियां बराबर नहीं होती सर। ठीक है। एक चीज कही जाती है, व्हेन यू आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट ना, यू हैव टू बॉदर 3 थिंग्स, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एंड प्लान ऑफ द कंपनी। ठीक है। आप स्कैम्स में ना जाए, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में ना जाए, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, लुभावने ऑफर में ना जाए। आपके पास पैसा, चेक करो प्रोफाइल क्या है आपका। ठीक है ना। जिस कंपनी के साथ जुड़े हो उसका प्रोफाइल क्या है। अगर 15-20 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, ठीक है, एक अच्छा खासा प्रोफाइल है, गो विद दैट। ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपके अमाउंट के साथ मैच कर रहा है तो प्रोडक्ट पे जाओ। उसके बाद प्लान क्या है, वो किस तरीके से पैसों की डिमांड कर रहे हैं। exactly. ठीक है। आपकी सैलरी उसको निकाल पाएगी, आपकी जो प्रीवियस सेविंग्स है, ठीक है, उन इंस्टॉलमेंट उनकी कंपनी के प्लान के कंफर्टेबल है तो आप कर पाओगे। या फ्यूचर में आपको लग रहा है कोई अपकमिंग पैसा आना है आपके पास, फिलहाल साल भर तो ये मांग रहे हैं मेरे से 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, साल बाद मेरे को कहीं से आने और ये साल बाद मांग रहे हैं, तो आपकी मतलब उन्होंने क्या मांगना है और आपने उनको डिमांड के हिसाब से क्या देना है। अगर वो मैच कर रहे हैं तो गो, यू आर फ्री टू गो विद दैट प्रॉपर्टी। आप उस प्रॉपर्टी के साथ जाइए सर। थैंक यू सो मच दीपक सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंकफुली जो भी ऑडियंस के बहुत सारे सवाल थे और इंडिपेंडेंस डे को लेकर और रियल स्टेट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। आई बिलीव आप दोबारा से हमारे साथ पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड इट विल बी माय ग्रेट प्लेजर कि आप दोबारा अपॉर्चुनिटी दें और दोबारा हम कुछ नई चीजों के साथ हम लोग आ पाएं सर। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अगले फिर किसी नए पॉडकास्ट में मिलते हैं किसी नई गेस्ट के साथ। तब तक ध्यान रखिए और मिलते हैं।